आज हम अपनी क्लास में दोहरा लेखा प्रणाली के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिगत विक्रय की विशेषताएं लिखिए। व्यक्तिगत विक्रय क्या होता है, मतलब व्यक्ति के द्वारा खरीदा गया बेचना। ठीक है, व्यक्ति के द्वारा बेचना। ठीक है, क्या कहलाता है, उसकी विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, तो क्या होती है, पहली होती है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क, मतलब सीधे डायरेक्ट हम एक पर्सन दूसरे पर्सन से कनेक्ट होकर सीधे सीधे क्या कर रहा है, संपर्क बना रहा है। ठीक है, मतलब सेल कर रहा है, दूसरा व्यक्ति परचेज कर रहा है डायरेक्ट। ठीक है, वो कहलाता है आपका प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क। ठीक है, वस्तुओं का विक्रय हो रहा है। ठीक है, मौखिक रूप से प्रस्तुतिकरण, मतलब हम मौखिक रूप से वस्तु के बारे में बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, संचार का एक तरीका, व्यक्तिगत विक्रय हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है व्यक्तिगत विक्रय, पहले तो आप प्रत्यक्ष सीधे जाए आप व्यक्ति के पास और उस चीज को बेच दें। ठीक है, संपर्क बनाकर, ठीक है, फिर वस्तु को बेच दें आप। ठीक है, फिर मौखिक रूप से प्रस्तुतिकरण करना। मौखिक रूप से प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है कि आपको अच्छे तरीके से उनसे बात करें। ठीक है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं। ठीक है, संचार का एक तरीका, ये संचार मतलब व्यक्तिगत विक्रय करने का संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन, मतलब दोनों में अच्छी बातचीत हो। फिर होता है सामाजिक व्यवहार, आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, तभी आप व्यक्तिगत विक्रय आप कर पाएंगे। ठीक है, सृजनात्मक कला, मतलब क्या हो रहा है, उस वस्तु का प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, संदेश का तत्काल समाधान, अगर संदेह का मतलब संदेह का बोल रहे हैं, संदेह क्या है आपका, कि अगर संदेह हो रहा है किसी व्यक्ति को वस्तु खरीदने में, ठीक है, कोई भी वस्तु खरीदने में इंसान को संदेह हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो क्या करेंगे, उसका समाधान निकालना है। ठीक है, और मौखिक वार्तालाप, आप अच्छे तरीके से वार्तालाप करें उसे, तब उस वस्तु को सेल करें। ठीक है, ये थी आपकी क्या, व्यक्तिगत विक्रय की विशेषता है। ठीक है, लेखांकन की प्रक्रियाएं क्या होती है, लेखांकन का मतलब पूरा तरीका क्या होता है, कैसे हम लेखांकन करते हैं। ठीक है, तो लेखांकन की प्रक्रिया का पहला रूल होता है आपको वित्तीय लेन देनों की पहचान, मतलब किस चीज को आपको डेबिट करना है, किस चीज को आपको क्रेडिट करना है। ठीक है, दो पार्ट होते हैं हमारे, एक होता है डेबिट, एक क्रेडिट। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डेबिट वाला पार्ट इधर होता है, क्रेडिट वाला पार्ट उधर होता है। ठीक है, जब हम एंट्री बना रहे होते हैं, ये हमने खातों का बताया, जब हम एंट्री बना रहे होते हैं तो यहाँ पे पहले डेट का कॉलम आता है, फिर पर्टिकुलर, फिर आपका क्या होता है, एलएफ आता है, फिर आता है आपका दो जगह अमाउंट, एक यहाँ डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, बराबर बराबर पोर्शन होते हैं, पहला डेबिट दूसरा क्रेडिट। तो जब हम एंट्री बनाते हैं, ठीक है, तो लेखांकन के प्रकार वित्तीय लेन देनों की पहचान करना, उनकी पहचान करना कि कौन सी चीज डेबिट में आएगी, कौन सी चीज क्रेडिट में आएगी, पहला ये होता है। ठीक है, फिर प्रमाणक बनाना, मतलब किस तरीके से उसे कहाँ शिफ्ट करना है, किस तरीके से कौन सी कैश वाली वैल्यू या उसका प्रमाणक बनाना। ठीक है, अब लेन देनों का अभिलेखन जनरल करना, मतलब उनके एंट्रीज को बनाना। ठीक है, लेन देनों की कैसे एंट्रीज बनेंगी उस चीज को बनाना। फिर लेन देनों का वर्गीकरण करना, फिर उन्हें बांटना। ठीक है, वर्गीकरण का मतलब बांटना उन्हें, खाता बही में लिखना या खाता बही में लिखना। खाता बही होती है आपकी लेजर। ठीक है, जो हर अकाउंट की, जो हर ऐसे कैश अकाउंट है आपका, ठीक है, जो कैश अकाउंट है या आपकी कैपिटल अकाउंट है या कोई भी आपकी अकाउंट, मतलब एंट्री का हर एक हिस्से का अलग अलग अकाउंट बनता है खाता बही के हिसाब से। ठीक है, अभी हम खाता बही का थोड़ा सा पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब आपको बताएंगे खाता बही होती क्या है, लेकिन अभी खाता बही का क्या है, अभी खाता बही का पोर्शन आपका इतना है, इतना जान लीजिए कि ऐसे मान के चलिए आपके पास दो चीजें हैं, कैश और कैपिटल, तो दोनों के अकाउंट अलग अलग बनेंगे, वही होती है आपकी खाता बही। ठीक है, खाता बही में लिखना, फिर बोलना है तलपट तैयार करना। फिर आपको क्या करना है, तलपट, एक तलपट का हिस्सा होता है, एक इधर लिखता है, पर्टिकुलर आता है, फिर अमाउंट आता है, दो जगह। ठीक है, आप डेबिट लिखते हैं, फिर क्रेडिट लिखते हैं, हम बता देते हैं। देखिए, एक होता है आपका पर्टिकुलर, ठीक है, फिर आता है आपका, यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं हम, यहाँ पे भी अमाउंट आता है। ठीक है, जैसे कि जनरल का पार्ट होता है वैसे ही आपका क्या होता है, ये तलपट का पार्ट होता है। अब याद रखना कि तलपट का टोटल हमेशा बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जब हमारा तलपट तैयार करना। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या है आपका, तलपट तैयार करना। अब आता है व्यापार खाते और लावानी खाते। व्यापार खाते मतलब आपके जो आपके कारखानों से रिलेटेड है वो आते हैं आपकी सारी चीजें व्यापार में। ठीक है, और जो आपके ऑफिस से रिलेटेड वर्क होते हैं सारे, वो आपके आते हैं लावानी खाते में। ठीक है, तो जितने भी आपके जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो सारे आते हैं आपके लावानी खाते में, और व्यापार मतलब चुंगी या फिर आपका जो ईंधन वगैरह है, ये सारी चीजें आती हैं आपकी व्यापार खाते में। ठीक है, हम ये वाला चैप्टर जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें आप फिर क्या करना, तलपट के बाद आपको व्यापार खाता है लावानी खाता बनाना। ठीक है,
फिर उसके बाद में आर्थिक चिट्ठा बनाना। देखिए जैसे तलपट का टोटल बराबर आता है वैसे ही आर्थिक चिट्ठे का टोटल बराबर आता है। आर्थिक चिट्ठे का टोटल कैसे बराबर आता है, देखिए आर्थिक चिट्ठे का क्वेश्चन ऐसे दे रखा होता है, यहाँ पर आता है लायबिलिटी साइड जिसे बोलते हैं हम दायित्व, ठीक है। यहाँ पे आता है एसेट साइड जिसे बोलते हैं हम संपत्ति और संपत्ति के बारे में तो हमने पहले ही बताया था। लायबिलिटी मतलब होता है दायित्व, जैसे कैपिटल वगैरह इसके अंदर आती है सारी चीजें, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल भी हमेशा बराबर आता है तब हमारा आर्थिक चिट्ठा तैयार होता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, इसे आर्थिक चिट्ठा भी बोलते हैं या फिर स्थिति विवरण चिट्ठा भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लाभांश खाते के बाद आर्थिक चिट्ठा बनाना, फिर विश्लेषण तथा निरीक्षण करना, मतलब उनका विश्लेषण करना कि आप सही हुआ है या नहीं, आपने जो भी एंट्री बनाई है उन्हें सही तरीके से दिखाया है या बनाया है या नहीं, ठीक है। सब चीजों का उसका विश्लेषण करना, ठीक है। फिर उपयोगकर्ताओं से समन्वय करना, फिर उन लोगों को बताना कि हाँ सब कुछ ठीक है और सब कुछ तैयार है। ये सब चीजें किसकी है, ये लेखांकन की प्रक्रिया का सिद्धांत क्या है। देखिए रूढ़िवादिता क्या होती है, एक सिद्धांत होता है रूढ़िवादी का। अब ये क्या बोल रहे हैं, वास्तविक डूबी रकम के पूर्वानुमान से डूबी रकम और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान बनाने का आधार व्यवसाय की रूढ़िवादिता का सिद्धांत है। अब देखिए क्या हुआ, जैसे मान के चलिए कोई भी इनकम, जैसे आपने कुछ भी पैसा लगाया और वो आपका डूब गया, ठीक है। कोई भी बिजनेस में पैसा लगाया वो आपका डूब गया, उस रकम को, ठीक है। और संदिग्ध ऋण के लिए, संदिग्ध ऋण का मतलब होता है जब देनदार अपना कुछ हिस्सा, जैसे मान के चलिए देनदार है आपका, देनदार मतलब डेटर्स जो हमें पैसे देता है लगाने के लिए, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि उसका पैसा डूब जाता है, ठीक है। अगर मतलब उसने पैसा लगाया 1 लाख रुपए का, लेकिन ऐसा हुआ 80,000 तो से वसूल हो गए लेकिन 20,000 वसूल नहीं हुए, तो जो वसूल नहीं हुए वो आपको कहलाता है संदिग्ध ऋण के लिए, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे मान के चल लीजिए कि 1 लाख रुपए हैं उसके, ठीक है। 1 लाख रुपए में से उसने 80,000 से वसूल हो गए, अब 20,000 से वसूल नहीं हुए, मतलब कुछ टाइम में वसूल नहीं हुए, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद वसूल हो गए, जैसे मान के चलिए 6 महीने में से वसूल नहीं हुए, 2 फरवरी तक उसे वसूल नहीं हुए मान लेते हैं हम। जैसे आपका 1 अप्रैल को अकाउंट स्टार्ट किया था हमने, 1 अप्रैल से 2 फरवरी तक वसूल नहीं हुए, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे 2 फरवरी नहीं, मतलब मार्च आ रही, 31 मार्च तक का पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए, ठीक है। तो आपको 1 मार्च को ये वसूल हो गए पैसे। जब तक ये वसूल नहीं हुए थे तब तक ये कहलाता था आपका संदिग्ध ऋण, ठीक है। अब जब वसूल हो गए तो अब ये कहलाएगा संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब वास्तविक डूबी हुई रकम के पूर्वानुमान में डूबी रकम, मतलब वास्तविक जो डूबी हुई रकम है आपकी जो डूब गई है वो, और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान मतलब ये वाला को वैल्यू बनाने का आधार, मतलब दोनों का आधार, जो डूबी हुई रकम है वो, डूबी हुई रकम तो आपकी हमने बताई थी संदिग्ध ऋण कहलाती है ये वाली, और जो डूबी हुई रकम के लिए प्रावधान है दोनों, इन दोनों का आधार आपका क्या कहलाता है, रूढ़िवादिता का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। इन दोनों को निकालने का आधार आपका क्या कहलाता है, रूढ़िवादिता का सिद्धांत कहलाता है। समझ में आ गया। अब देखिए GAAP किसके लिए आवश्यक है, इसका पूरा नाम क्या है। अब देखिए GAAP क्या होता है, ये एक लेखांकन का पार्ट होता है जो आपके लेखांकन के पूरे लेखांकन को संभालता है, ठीक है। तो क्या है GAAP, लेखांकन में वैश्विक संयोजन के लिए आवश्यक होता है, मतलब पूरे तरीके से संयोजन इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, के लिए आवश्यक होता है। इसका पूरा नाम क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। जनरली मतलब पूरे लोगों, सब लोगों के लिए एक्सेप्टेड अकाउंटेड प्रिंसिपल, ठीक है। उसके सिद्धांत को, पूरे अकाउंट के पूरे सिद्धांत को एक्सेप्ट करना। अब बोले किसी लेनदेन की खतौनी को किस में लिखते हैं। अगर किसी भी लेनदेन की खतौनी होती है, देखिए पहले तो ध्यान रखिए खतौनी क्या होती है, खतौनी होती है हमारे खाता बही में एंट्री करना। देखिए जैसे मान के चलिए कि हमारी खाता बही है, खाता बही को बनाते किस तरीके से हैं, देखिए ठीक है। ये वाला क्वेश्चन होता है आपका, ये पर्टिकुलर लिख देते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, ठीक है, अमाउंट। अब ये क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन होता है आपका, इधर वाला क्वेश्चन होता है डेबिट साइड का, इधर वाला क्वेश्चन होता है क्रेडिट साइड का। यहाँ पे डेट का कॉलम आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे LF का आ जाता है, वो हमने नहीं बनाया, ठीक है। देखिए ठीक है, तो क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका क्या होता है, डेबिट साइड का, ये वाला क्वेश्चन होता है आपका क्रेडिट साइड का, ठीक है। जब ये दोनों क्वेश्चन होते हैं, इन दोनों के अंदर जो एंट्री की जा रही है, ठीक है, इन दोनों के अंदर जो भी एंट्री की जा रही है वो आपकी खतौनी कहलाती है। क्या कहलाती है, देखिए इन दोनों के अंदर जो भी एंट्री की जा रही है, मतलब
खाता वही के डेबिट और क्रेडिट साइड, दोनों साइड में जो भी एंट्री की जा रही है वो आपकी खतौनी कहलाती है। ठीक है, तो अब ये होता है किसी लेन देन की खतौनी को किस में लिखते हैं। अब खतौनी को किस में लिखते हैं, जाहिर सी बात है दोनों अकाउंट में लिखते हैं, इधर वाले क्वेश्चन में भी इधर वाले क्वेश्चन में। तो क्या बोल रहा है, देखिए संबंधित दो खातों के उचित पक्ष में लिखना, मतलब इधर भी लिखना और इधर भी लिखना। ठीक है, और देखिए जैसे मान के चलिए एक एंट्री है आपकी जैसे कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, हमारी पहली एंट्री यही होती है जब हम व्यवसाय आरंभ करते हैं। ठीक है, तो पहली एंट्री है आपकी, तो हमने बताया था आपको खाता बही में दोनों एंट्री अलग अलग बनती है। कैश की अलग बनेगी, ठीक है, ये वाला हम मान लेते हैं कैश का है। ठीक है, ऐसे कैपिटल का भी बनेगा एक और। ठीक है, तो जहां कैपिटल कैसे कैसे आपकी कैपिटल आ रही है क्रेडिट साइड में, तो वो आपको एंट्री आएगी क्रेडिट साइड में। ठीक है, अभी कैश आ रहा है आपका डेबिट साइड में, तो ये एंट्री बनेगी यहाँ पे डेबिट साइड में, लेकिन अपोजिट नेम से। अपोजिट नेम मतलब कैसे, कि अगर कैश नाम है तो आपको कैपिटल नाम लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और अगर आप कैपिटल की एंट्री बना रहे हैं तो कैश नाम लिखा जाएगा, लेकिन किसमें ही सेम जगह पर, जैसे क्रेडिट में है तो क्रेडिट में। ठीक है, सेम जगह होगी लेकिन जो नेम होंगे वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, नेम एक्सचेंज हो जाएंगे, कैश वाली एंट्री में कैपिटल का नाम और कैपिटल वाली एंट्री में कैश का नाम। ठीक है, लेकिन क्या होगा, जो बर्थ जगह है जहां जो भर रहे हैं वो आपकी क्या होंगी, सेम होंगी। जैसे कैश डेबिट में है तो डेबिट में ही रहेगा, तो यहाँ पे डेबिट में ही अमाउंट वहां पे कैश की जो आएगी वो यहाँ आएगी। ठीक है, कैपिटल की जो अमाउंट आएगी वो क्रेडिट में आएगी। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन क्या है आपका, दोहरा खाता प्रणाली किसमें प्रयुक्त होती है। देखिए किसमें प्रयुक्त होती है, ये सार्वजनिक उपयोगिता वाली संस्थाओं में, जो सब जगह यूज होती है संस्थाएं। ठीक है, उन संस्थाओं में। ठीक है, अब प्रत्यक्ष पुष्टिकरण विधि को कहाँ अपनाया जाता है। देखिए पहले तो प्रत्यक्ष पुष्टिकरण विधि क्या होती है, जहां उसका सबसे पहले आपका जांच पड़ताल की जाती है। ठीक है, सबसे पहले जांच पड़ताल की जाती है, वो कहलाती है आपकी प्रत्यक्ष पुष्टिकरण विधि। ठीक है, अब वो कहाँ अपनाई जाती है, देखिए वो लेनदार और देनदार दोनों के संबंध में, जब आदमी कोई वस्तु खरीदेगा या बेचेगा, ठीक है, उन दोनों के संबंध में। ठीक है, लेखांकन के समान सिद्धांतों की परख कैसे की जाती है। जब समान सिद्धांतों की बात आएगी तो किसके आधार पर की जाएगी, उपयोगिता के आधार, जितनी उपयोगिता है उस हिसाब से की जाएगी। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर। खातों का लिखना व शेष निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मतलब खातों को लिखना या फिर शेष निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्गीकरण करना। ठीक है, अब बोले क्रय पुस्तक किसका भाग है, ये किसका भाग है, आपका जर्नल का। मतलब ध्यान रखिए कोई भी भाग, किसी भी वस्तु का भाग या किसी भी खाते का भाग जो होता है वो जर्नल के हिसाब से होता है। क्यों होता है जर्नल के हिसाब से, क्योंकि पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं, उसके बाद में ही हम उससे क्रय पुस्तक को बनाएंगे। ठीक है, उससे ही हम विक्रय पुस्तक को बनाएंगे। तो सारी चीजें जो भी ट्रांसफर होती है वो हमारी किससे होती है, वो हमारी जर्नल से होती है। ठीक है, तो जर्नल करने की, जर्नल एंट्री से ही हम क्या करेंगे, क्रय पुस्तक को बनाएंगे। तो ये किसका भाग हो गई आपकी, जर्नल का। ठीक है, 11th क्वेश्चन है आपका, खतौनी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं खतौनी करने की प्रक्रिया को, पोस्टिंग करना। मतलब आप जो भी आप क्या कर रहे थे, हमने बताया था आपको खाता बही होता है, खाता बही के अंदर जो भी एंट्री करते हैं वो कहलाती है आपकी खतौनी। ठीक है, अब खतौनी किसके जरिए हो रही है, पोस्टिंग के जरिए, मतलब आप पोस्ट ही तो कर रहे हैं, डाल रहे हैं एक दूसरे में। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, एंट्री से उठाकर खाता बही बना रहे हैं। ठीक है, तो पोस्टिंग ही तो कर रहे हैं, तो इसकी खतौनी की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी पोस्टिंग। ठीक है, फिर बोल रहा है खतौनी का क्या उद्देश्य होता है। अब क्या उद्देश्य होता है, खतौनी का उद्देश्य होता है, देखिए पहली बात तो ऐसा होता है जैसे आपने खाता बही बनाई। ठीक है, तो खाता बही बनाई आपने, तो खाता बही पे एंड क्या मतलब होता है खाता बही को बनाने का, कि आप सारी चीजों को, मतलब सारी एक जैसी चीजों को एक ही खाते में डाल रहे हैं। ठीक है, जैसे क्रय खाता बना रहे हैं तो क्रय खाते की सारी चीजों को डाल रहे हैं। ठीक है, विक्रय खाता बना रहे हैं तो विक्रय खाते की सारी चीजों को डाल रहे हैं। तो खतौनी का क्या उद्देश्य होता है, सभी लेन देनों को एक स्थान पर एकत्रित करना। ठीक है, सारी एंट्रियों को एक स्थान पर एकत्रित करना ही यहाँ पर क्या कहलाता है, खतौनी कहलाता है। लागत अवधारणा के अनुसार संपत्तियां हमेशा किस पर मूल्यांकित की जाती हैं, संपत्तियां हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती है। जैसे मान के चलो मशीन का क्रय मूल्य कितना है, मशीन कितने में खरीदी गई, उस चीज पर ही क्या निकलती है, संपत्तियां निकलती है। ठीक, लेखांकन से कैसे व्यवहारों का लेखा किया जाता है, लेखांकन में कैसे व्यवहारों का लेखा किया जाता है, कैसे व्यवहारों का किया जाता है, जो मुद्रा में व्यक्त हो। ठीक है, हमें लेखांकन से, अकाउंट से मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो मुद्रा में हो, जो पैसों से रिलेटेड होती है वही चीजें हम लेखांकन में लिखते हैं। ठीक है, तो लेखांकन का सीधे सीधा मतलब क्या होता है कि जो मुद्रा में व्यक्त हो उन्हीं चीजों को लिखा जाता है लेखांकन में। ठीक है, अब आता है आपका 15 क्वेश्चन, लेखांकन की अशुद्धियों के प्रकार। देखिए वैसे तो लेखांकन की अशुद्धियां आपके रेटिफिकेशन ऑफ एरर में आती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके दोहरा लेखा प्रणाली में भी आ जाते हैं, इसलिए हमने ये टॉपिक उठा लिया आपका। ठीक है, इसी क्लास में करा देते हैं ये वाली चीज को,
जब उसको चैप्टर चलेगा तो हम उस क्लास में करा देंगे चीजें द्वारा, ठीक है। तो देखिए लेखाकरण की अशुद्धियों के प्रकार क्या होते हैं, देखिए 3 प्रकार की होती हैं लेखाकरण की अशुद्धियां। पहली होती है पुस्तपालन के आधार पर, दूसरी होती है तलपट के आधार पर, तीसरी होती है संशोधन के आधार पर, ठीक है। अब देखिए पुस्तपालन के आधार पर होती है तो सैद्धांतिक अशुद्धियां और गणितीय अशुद्धियां। पुस्तपालन मतलब होता है एंट्री के आधार पर। अब देखिए सैद्धांतिक अशुद्धियां होती क्या है, जब आप क्या कर रहे हैं, जब आप एंट्री बना रहे हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए राम से माल खरीदा, ठीक है, तो क्या एंट्री बननी चाहिए आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ये एंट्री बननी चाहिए, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, गलती से भी आप पूरे उसके सैद्धांतिक को चेंज कर दे रहे हैं। हम क्या कर दे रहे हैं, सीधे सीधे हमने एंट्री बनाई राम से माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, तो अब हम क्या कर देते हैं राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मतलब हमने खरीदने के लिए बनाई थी और बेचने की एंट्री बना दी, ठीक है। तो उसके सिद्धांत को चेंज कर दिया तो वो कहलाता है आपका सैद्धांतिक अशुद्धियां, ठीक है। जब उसके पर्पस को ही चेंज कर देना किसी चीज के, ठीक है, वो कहलाता है आपका सैद्धांतिक अशुद्धियां, ठीक है। समझ में आ गई सैद्धांतिक अशुद्धियां क्या होती हैं, किसी एंट्री के पर्पस को ही चेंज कर देना, खरीदने की जगह बेचने की चीजों को लगा देना, वो कहलाती है आपकी सैद्धांतिक अशुद्धियां। अब देखिए गणितीय अशुद्धियां क्या होती हैं। गणितीय अशुद्धियां क्या होती हैं, जैसे मान के चलिए श्याम को माल बेचा, कितने रुपए का बेचा, 200 रुपए का, ठीक है। तो क्या बनेगी एंट्री, श्याम अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, यही बनेगी एंट्री। अब देखिए कितने रुपए का माल बेचा है, 200 रुपए का। पहला पॉइंट था आपका सैद्धांतिक अशुद्धियों में कि इसके पर्पस को ही चेंज कर देना। दूसरा क्या है, गणितीय का मतलब होता है उसके अमाउंट को चेंज कर देना, मतलब अगर आपने गलती से क्या सोचा, गलती से आपने क्या हो 20 मान लिया आपने 200 की जगह, ठीक है, 200 रुपए लिख रहे थे, आपने क्या मान लिया 20 या फिर 2000 मान लिए, तो उसके गणित की चीजों को करना वो कहलाता है आपका गणितीय अशुद्धि, ठीक है। गणित चीजों को करना क्या कहलाता है आपका गणितीय अशुद्धि, ठीक है। ये दोनों अशुद्धि समझ में आ गई। अब होता है आपका तलपट के आधार की अशुद्धियां। अब तलपट के आधार की अशुद्धियां क्या कहलाती हैं, देखिए प्रकट होने वाली अशुद्धियां। अब देखिए तलपट कैसे बनता है, पहले तो देखिए ये पोर्शन होता है डेट पर्टिकुलर और यहाँ पे LF लिखा हुआ होता है, ठीक है, अमाउंट और यहाँ पर अमाउंट, ठीक है। LF का मतलब होता है खाता पृष्ठ संख्या, ठीक है। तो खाता पृष्ठ संख्या मतलब जो भी आप खाता बनाना है उसकी प्रश्न की उसके पेज की संख्याओं को लिखना, ठीक है। LF का मतलब ये होता है। तो देखिए डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट ऐसे बनता है आपका तलपट, ठीक है, ऐसे बनता है। तो आप क्या करेंगे, देखिए जब प्रकट होने वाली अशुद्धियों का मतलब होता है कि आपने पूरी तलपट बना लिया, उसके बाद आपका टोटल सेम नहीं आ रहा है, तो ये ऐसी अशुद्धि है जो आपको प्रकट हो गई, मतलब आपको दिखाई दे गई कि यहाँ पर टोटल इसका सेम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपका तलपट गलत है, ठीक है। हमने बताया तलपट का आंसर हमेशा क्या होता है, देखिए तलपट का आंसर हमेशा क्या होता है, सेम आता है, ठीक है। तलपट का आंसर हमेशा सेम आता है। तो क्या करेंगे, जब दोनों आंसर में डिफरेंस आएगा तो ये आपकी प्रकट होने वाली अशुद्धियां कहलाती है। आपको प्रकट मतलब समझ में आ गई कि ये अशुद्धियां है इसमें, ठीक है। अब होती है प्रकट ना होने वाली अशुद्धियां। प्रकट ना होने वाली अशुद्धियां क्या होती हैं कि जब आपने क्या किया, यहाँ पर आपको डेटर्स लिखना था, ठीक है, 100 रुपए का, मतलब आपने यहाँ पे 100 रुपए में गड़बड़ आ रही है, ठीक है। आपने 100 रुपए यहाँ, आपका टोटल तो सेम आ रहा है, ठीक है। जब आपका क्या हो रहा है, टोटल तो आपका सेम आ रहा है, लेकिन क्या हुआ, आपका 100 रुपए यहाँ पे भी लिखना भूल गए, 100 रुपए यहाँ पे भी लिखना भूल गए। तो ये ऐसी अशुद्धि होती है जो आपकी प्रकट नहीं हो रही है, मतलब आपको दिखाई नहीं दे रही है लेकिन आपकी गड़बड़ी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये ना प्रकट ना होने वाली अशुद्धियां, ठीक है। अब होता है तलपट बनाते समय होने वाली अशुद्धियां। अब तलपट बना रहे हो आप, तो क्या किया आपने कि डेटर्स को तो आपने 100 रुपए था, डेटर्स को तो आपने 100 रुपए यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। डेबिट वैसे आता हमेशा डेबिट में है डेटर्स, ठीक है, लेकिन आपने क्या कर दिया, क्रेडिट में लिख दिया उसे। और क्रेडिटर आता है हमेशा क्रेडिट में, उसने क्या कर दिया, आपने डेबिट में लिख दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये ऐसी अशुद्धि होती है जो तलपट बनाते समय आप कर रहे हैं। जब बनाते समय आप उतार रहे हैं, तलपट को बना रहे हैं, तो आपने क्या किया, बनाते समय यहाँ पे डेटर्स को लिख दिया, यहाँ पे क्रेडिटर को लिख दिया। तो ये बनाते समय जो गलती हुई कि आप ये भी पकड़ में नहीं आ रही है आपकी,
बस आपको प्रकट होने वाली शुद्धियां ही आपकी पकड़ में आ सकती हैं, ये दोनों शुद्धियां आपकी पकड़ में नहीं आ सकती। लेकिन अगर तलपट बनाते समय आपकी जो अशुद्धियां होती हैं वो गलत हो गई, जैसे मतलब आप 100 की जगह यहाँ पे आपने 200 लिख दिए, यहाँ पे 300 लिख दिए, अमाउंट में मिस्टेक कर दी, तो आपको पकड़ में आ जाएगी तलपट बनाने वाली अशुद्धियां, ठीक है। लेकिन प्रकट ना होने वाली अशुद्धियां आपकी किसी भी कीमत में समझ में नहीं आएंगी जब तक आप पूरे क्वेश्चन को चेक नहीं कर लेते, ठीक है। तो डेटर्स और क्रेडिटर की अमाउंट आपने डेटर्स की क्रेडिट में लिख दी या फिर क्रेडिटर की डेबिट में लिख दी, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, तलपट बनाते समय होने वाली अशुद्धियां, ठीक है। देखिए पुस्तपालन की अशुद्धियां समझ में आ गई, तलपट के आधार वाली अशुद्धियां समझ में आ गई। अब आती है आपकी संशोधन के आधार पर अशुद्धियां। अब संशोधन के आधार पर होती है एक पक्षीय अशुद्धियां, जो मतलब क्या हो रहा है, जैसे मान के चलिए राम को माल बेचा, राम को माल दिया, राम को पैसे दिए, मान के चलो, ठीक है, पैसे दिए, कितने रुपए दिए, 100 रुपए राम को दिए हैं, ठीक है। तो क्या आएगी, हमने दिए हैं तो राम अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। हमने राम को पैसे दिए तो क्या बनेगी एंट्री, राम से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। हम एस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि राम के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगती है, ठीक है। वैसे हम हर किसी के साथ में लगाते हैं लेकिन राम के साथ नहीं लगती है, तो अपोस्ट्रोफी एस करके लगाएंगे, ठीक है। कॉमा लगा के राम के साथ एस लगाएंगे, खाता जो लिखा जाता है वो किसी नाम के साथ नहीं लिखा जाता है, इसलिए हमने अपोस्ट्रोफी एस करके लगाया, ठीक है। तो देखिए राम को पैसे दिए, राम को पैसे दिए आपने कितने रुपए, 100 रुपए, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने एंट्री मान ली, हमने राम की जगह यहाँ पे श्याम लिख दिया, ठीक है। हमने राम की जगह क्या लिख दिया, श्याम। गलती हो गई हमारी क्या, कि हमने एक पक्ष को गलत काट दिया। ये वाला तो सही है आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला तो हमने राम को पैसे दिए थे, ये वाला हिस्सा तो सही है आपको क्रेडिट वाला, लेकिन डेबिट वाले को हमने चेंज कर दिया, राम की जगह क्या कर दिया, हमने श्याम कर दिया गलती से, ठीक है। तो ये कहलाती है आपकी एक पक्षीय शुद्धि, ठीक है। अब क्या हुआ, राम को पैसे दिए, ये वाली हो गई। अब मान के चलिए अब हम समझा रहे हैं दो पक्षीय शुद्धियां। दो पक्षीय शुद्धियां क्या होती हैं कि आपने क्या किया, आपने उल्टी एंट्री बना दी, ये था राम को पैसे दिए आपने, ठीक है, और हमने बना दी क्या, ये तो ऐसे रहने देते हैं पहली वाली, ठीक है। अब देखिए ना हमने क्या कर दिया, राम को पैसे दिए तो हमने क्या कर दिया, राम से पैसे मिले, ये एंट्री बना दी हमने, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, उल्टी एंट्री बन गई हमारी। अब देखिए दोनों में गड़बड़ है, ये डेबिट में आना चाहिए था, आ गया किसमें, क्रेडिट में। ये क्रेडिट में आना चाहिए था, ये आ गया डेबिट में, तो दोनों पक्ष की गलत हो गई, तो वो कहलाती है आपकी दो पक्षीय। जहां एक चीज गलत होगी वहां पे एक पक्षीय शुद्धियां, जहां पे दो चीज गलत होंगी वो क्या कहलाएंगी, आपकी दो पक्षीय शुद्धियां, ठीक है। समझ में आया, यहीं पे क्लास अपनी खत्म करते हैं आज की, ठीक है। कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, ठीक है।